नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की हो और जात की न हो, यह संभव ही कैसे है? बगैर जात के बिहार में राजनीति होती कहाँ है? सरकार भी नहीं चलती है और केंद्र में मंत्री भी नहीं बनते हैं। हम इसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। व्यवस्था ही ऐसी है, समाज ही ऐसा है। और अब देखिए, जात की राजनीति के रहनुमा कौन कौन है? बिहार में लालू यादव भी हैं और सोशल इंजीनियरिंग करने वाले नीतीश कुमार भी हैं। बीजेपी भी नहीं चुकती है। लेकिन लालू यादव ने कुछ ऐसा दांव खेला कि सब लोग अचंभित रह गए। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने संभावनाओं के अनुरूप, जो आरजेडी के लोग मानते थे, उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। सिर्फ 4 सांसद चुनाव जीत पाए, 4 उम्मीदवार सांसद बन पाए। मीसा भारती, सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह और अभय कुशवाहा। अब देखिए, विपक्ष में ही बैठना था तो मौका एक मिला कि संसद में, लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता कौन होगा। सब लोग उम्मीद लगा रहे थे कि लालू यादव कहां परिवार से बाहर जाते हैं। मीसा भारती ही होंगी, कोई दूसरा थोड़े हो सकता है। चाहे भले बरिए हो सुरेंद्र यादव, चाहे राजनीति में सुधाकर सिंह। अभय कुशवाहा तो नए नए आए, जेडीयू से आए, रातों रात टिकट मिल गया और लालू यादव का कुशवाहा कार्ड चुनाव के प्रथम चरण में चल गया। औरंगाबाद में वे चित्तौड़गढ़ को धा दिए, सुशील सिंह को चुनाव हरा दिए और सांसद बन गए। सुरेंद्र यादव भी पुराने, पहले भी सांसद रहे। लेकिन लालू ने ऐसी चाल चली कि सब चौंक गए। न सुरेंद्र यादव, न मीसा भारती, न सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना दिया। यह तो चौंकाने वाली बात हुई। और इसके बाद बिहार की सियासत शुरू हो गई कि देखो भाई, आगे एनडीए ने क्या किया। जेडीयू ने कुशवाहा उम्मीदवार दिए, लेकिन सम्राट चौधरी किसी कुशवाहा को बीजेपी से टिकट नहीं दिला पाए थे। और जब जैसे तैसे केंद्र में मोदी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो बहुत चर्चा हुई कि कोई ना कोई कुशवाहा तो केंद्र में मंत्री बनेगा ही। पश्चिमी चंपारण, माफ कीजिएगा, वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील महतो के नाम की चर्चा हुई। संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए थे, लेकिन कुशवाहा को मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। और लालू यादव कह रहे हैं वह अवसर देते नहीं हैं, हम टिकट देते हैं, हम नेता बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू यादव से आगे जाकर यह तेजस्वी यादव की रणनीति है कि घर से बाहर किसी और को संसदीय दल का नेता बनाया गया, अभय कुशवाहा को। और इसका बड़ा असर आगे आने वाले चुनाव में दिख सकता है विधानसभा में, क्योंकि कुशवाहा मत टूटे हैं, इसमें कहां कोई शक है। सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है। और मल्लाह भी, निषाद भी टूटे। मुकेश सहनी जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में लास्ट मिनट में एंट्री किए, उन्हें 3 सीटें दी गई। चुनाव भले हार गए, तीनों सीटों पर वीआईपी की हार हुई, लेकिन वोट बैंक उधर गया इंडिया ब्लॉक की ओर। क्योंकि चुनाव में भले ही 4 सीटें मिली, लेकिन जब जीत हार का अंतर देखते हैं तो 2019 की तुलना में जीत हार का अंतर बहुत कम हो गया जीते हुए एनडीए के सांसदों का। और यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था। आगे आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव के नाम पर लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की सेहत खराब ही हो रही है। ऐसे में कुशवाहा, मल्लाह, जो यह आरोप लगता है कि आरजेडी जो 30-32% वोट बैंक पर है, उसकी आगे नहीं जा पाती है, वह नए वोटों को अपने तरफ लाने में कामयाब होती दिख रही है। और यदि कामयाब हो गई तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। दीजिए
देखिए, है ये बात तो हम लोग कितनी बार चर्चा करते रहे हैं और बिहार के लोग भी देख रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, और ये जी बड़ा ऑब्वियस माना जा रहा है। प्रधानमंत्री भले शहजादे कहते हो, लेकिन ये मान्यता है कि जो युवराज है वो एक दिन महाराज बनता है। जी तो युवराज लोग महाराज बनते रहे, और हम लोग ने एक दिन और कई नाम भी जोड़े थे सबकी, कितने युवराज बिल्कुल थे जो सब महाराज बने, सब बने ही। जी बगल में हेमंत सोरेन भी बने और अखिलेश यादव भी बने, अखिलेश पूरे यादव भी देश में बने, बने हैं। उमर पूरे अब्दुल्ला देश, बने। बिल्कुल पूरे देश में बनते हैं। तो जी युवराजों के महाराज बनने का चलन है इस देश में, और आप जी परिवारवाद को कितना भी उसकी आलोचना कर लें, लेकिन वो स्वीकार्य है जब जनता के बीच में, तो किसी सैद्धांतिक बहस का कोई मतलब नहीं, उस पर किसी अकादमिक बहस का कोई मतलब नहीं। जी ये जब समाज स्वीकार कर रहा है और समाज अपने आसपास सब आदमी देख रहा है कि हर व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, या अपने किसी भी वेंचर में अपने ही परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। लोग नहीं मानते हैं कि इसमें कुछ बुरा है। बिल्कुल कांग्रेस में जरूर गांधी नेहरू परिवार को लेकर के कहा जाता है, उसमें एक बुराई जरूर देखी जाती है, लेकिन खैर वो एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि उनका मामला जरा अलग है। तो जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इंतजार भी कर रहा है देश, बिहार प्रतीक्षा कर रहा है, और तेजस्वी यादव इसकी प्रतीक्षा और इसकी तैयारी दोनों कर रहे हैं। जी देखिए, एक बड़ा फेमस कोट है जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री हुए थे, कि मैं हम्म, इस क्षण की प्रतीक्षा और इंतजार पूरी उम्र करता रहा था। तो तेजस्वी यादव उस क्षण की प्रतीक्षा और तैयारी दोनों, प्रतीक्षा और जी तैयारी दोनों, उसने कहा था चर्चिल ने, और वो दोनों तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जी लेकिन उसके लिए जो ए टू जेड का समीकरण बनाने की बात कर रहे हैं, जिस हम्म, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जी उसमें हम लोगों ने कितनी बार, याद करिए, ज्ञानेश्वर जी, कहा है कि आपको अपने आचरण में यह दिखाना होगा कि आप ए टू जेड को जोड़ रहे हैं। सिर्फ बिल्कुल कहने से नहीं होगा, आपके भाषण जी करने से नहीं होगा कि आप ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं। आप 11 टिकट, 40 में से 11 टिकट अगर किसी एक जाति को अपने यादव समाज से दीजिएगा, तो उसको लोग अच्छा नहीं मानेंगे। हालांकि इसके बिल्कुल बावजूद, जैसा आपने कहा, वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये उसी वही कोर्स करेक्शन है। वो जो गलती उस समय टिकट बंटवारे में हुई थी, गलती हुई थी, या उसको एक स्ट्रेटजी कहिए, जो भी उन्होंने किया था, जी उसका ये कोर्स करेक्शन है कि हम्म, 4 लोग जीते हैं, 2 यादव हैं, एक राजपूत और एक कुशवाहा। तो उस हम्म, कास्ट को जोड़ते हैं जिसका वोट विधानसभा, लोकसभा चुनाव में अनएक्सपेक्टेडली मिला है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आश्चर्यजनक जी तरीके से जिसका वोट मिला है, उसको बनाते हैं और उसकी उम्मीद करते हैं कि उसका वोट जुड़ेगा हमारे साथ। जी ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया दाव है, लोग, दूसरे लोग भी आजमाते रहे, और हम लोगों ने देखा था कि मायावती के जब 10 सांसद जीत करके पिछली बार 2019 में आए दिल्ली, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को अपने लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, रितेश सतीश चंद्र पांडे मिश्रा। में उस नेता बने थे। हालांकि बाद में वो हटा दिए गए, कई प्रयोग सतीश उसमें फिर चंद्र मिश्रा ना, मायावती ने किए, लेकिन सतीश चंद्र वो मिश्रा ना। सतीश चंद्र मिश्रा तो ओवरऑल संसदीय दल के लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता हैं, जी लेकिन सतीश चंद्र तो कभी लोकसभा में आए नहीं है। सतीश जी हमेशा राज्यसभा में रहे। तो जी लोकसभा में जो 10 एमपी जीते थे, उसमें रितेश पांडे को उन्होंने नेता बनाया था ठीक लोकसभा है में, अपने संसदीय दल, तो सदन का नेता लोकसभा में और वो उन्होंने, नारा भी लगा था ना, अजीत जी, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तो उन्होंने लगाया था, और इसका फायदा भी मिला था कि जी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और ये सारे नारे उनके सही साबित बिल्कुल हुए। जब 2012 में उनको, 2007 में जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, और उन्होंने कभी नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक कास्ट से इधर जो आपका कोर कॉम्बिनेशन है कास्ट का, उससे अलग किसी दूसरी जाति के नेता को जब आप तरजीह देते हैं, उसको एक महत्वपूर्ण पद देते हैं, तो ये होता है कि आप जोड़ने की सचमुच की कोशिश कर रहे हैं। कोई आप सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जी ये तेजस्वी यादव ने किया है, और इसमें हम लोगों ने कितनी बार इस बात की तरफ उनका ध्यान दिलाया था कि देखिए, अखिलेश ने सिर्फ 5 यादव दिए, 80 में बिल्कुल आपने 11 दिए। तो अब ये कोर्स करेक्शन है। कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाना एक बड़ा फैसला है। देखिए, तीसरी बार सांसद बनी है मीसा भारती, और बहुत स्वाभाविक रूप से डिजर्व करती थी कि तीसरी बार की सांसद है, सबसे वरिष्ठ भी है, तो उनको बना दिया जाए। नहीं बनाया। उन्होंने अपने परिवार के जो आरोप थे उससे भी उन्होंने अपने को अलग किया, और जो कास्ट का आरोप है कि एक ही कास्ट का करते हैं, दोनों आरोपों से एक साथ छुट्टी मिल बिल्कुल गई। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने अपने परिवार को बनाया कि वहां परिवार का आदमी विधायक दल का नेता है, यहाँ परिवार का आदमी संसदीय दल का नेता है, ये भी कोई नहीं कह सकता है। और जी आपने कुशवाहा कास्ट के व्यक्ति को बना दिया, जिसको आप जनता दल यू से ले आए थे, जो जीत करके आए। तो ये अपने आप में एक अच्छा दाव है, और इस दाव के अब फायदे नुकसान हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कितना फायदा जी होगा। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सोचा समझा दाव तेजस्वी यादव और लालू यादव ने चला है, और अब वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने ए टू जेड समीकरण में जो माई है, जो जिसको उन्होंने बाप जोड़ा था, कि उसमें जी अब हम जोड़ने की सीरियस कोशिश कर रहे हैं, और हम उसके प्रति ईमानदार हैं। वो हाँ ये नहीं, मैसेज देना चाहते वो तो माइक की जगह माइक उन्होंने कर ही दिया था लोकसभा चुनाव में। हैं। और बिल्कुल। देखिए, हाँ, और देखिए, उन्होंने चुनाव के दौरान ही तेजस्वी यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव ने
मुकेश सहनी, जिस मुकेश सहनी को वे लगातार बड़ा भाई कहते रहे, उन्होंने कहा मुकेश सहनी को भी बड़ा आदमी बनाना है। तो इसका प्रभाव भी पड़ा और मल्लाह वोट टूटे और इंडिया ब्लॉक की ओर गए। और यदि कुशवाहा और मल्लाह जुड़ गए इंडिया ब्लॉक के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, वैसे मैं कल एक वरिष्ठ पत्रकार बिहार के हैं वीरेंद्र कुमार यादव, जो जातियों का हिसाब किताब रखते हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि जब वे गमछा लहराते हैं, हरा गमछा, आरजेडी के समर्थक, यादव लोग, तो जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं वह बिल्कुल डर जाती है। तो इसे कैसे रोक पाएंगे? खैर, वो दूसरी बात। तो कुशवाहा और मल्लाह, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है हार के बाद भी, और सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। देखिए, क्योंकि इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने टिकट नहीं दिया, बिहार में बहस तो जात पर होती ही होती है। देखिए, अब बाकी तेजस्वी यादव उपेंद्र किस तरह से चुनौती रखेंगे सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के लिए, उससे पहले जो आंकड़े हैं इस लोकसभा चुनाव के, वो आई ओपनर है, आंख खोलने वाले हैं। देखिए, पिछली बार हम लोग जब पिछले चुनाव की जब हम लोग विश्लेषण कर रहे थे, तो बार बार हम लोगों का जो थ्रस्ट था वो इस बात पर था कि एक तरफ एनडीए का 53% और दूसरी तरफ जो उस समय महागठबंधन था उसका 30%। तो ये 23% का गैप कैसे भरेंगे तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, इस 23% का गैप कैसे भर पाएंगे? अब देखिए क्या हुआ, जो एनडीए का गठबंधन है वो 50% के आसपास पहुंचा, उसके ओवरऑल वोट में कमी आई, और जो इंडिया ब्लॉक बना इस बार, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी जुड़ी, उनका वोट बढ़ करके 37-38% के करीब पहुंच गया, 37% के करीब। वो तो 30% जो वोट था महागठबंधन का 2019 में, वो लगभग 7% बढ़ा है इस बार आकर के ओवरऑल। अब कह सकते हैं कि अपना आरजेडी का वोट अगर देखें तो 18% जो वोट था उसका 19 में, वो इस बार लगभग 24% है, 23.5% के करीब। तो 6% वोट बढ़ा है आरजेडी का। कह सकते हैं कि उसने 4 सीटें ज्यादा लड़ी है, पिछली बार 19 लड़े थे, इस बार 23 लड़े हैं, लेकिन ये 4 सीट लड़ने से 6% वोट नहीं बढ़ा है। और अगर ऐसे भी माने तो ओवरऑल 40 सीटें लड़के जो 30% था, वो तो 37% हुआ ना, 7% वोट बढ़ा है। कांग्रेस के वोट परसेंटेज में भी 1.20% का इजाफा हुआ है कांग्रेस के वोट में। तो निश्चित रूप से उसमें जो पिछली बार इनको वोट मिला था, यादव मुस्लिम तो पिछली बार भी मिला था, उसके अलावा इसमें वोट ऐड हुआ है। तो वो ऐड जो वोट हुआ है 7%, वो बड़ा सिरदर्द है एनडीए के लिए, क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव में सबको पता था कि तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना है और न उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही। इसके बावजूद जब उनको इतना वोट मिल रहा था, तो जब वो अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे तो इस वोट में बढ़ोतरी होगी या कितना ही रहेगा या कम होगा, ये असली विचार करने की बात है। और यही बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अगर इस वोट में कुछ और वोट वो ऐड कर लेते हैं तो उतना ही वोट कम होगा। मान लीजिए 54% से घट के 51%, अगर 50% के करीब एनडीए का वोट आता है और इसका 37% अभी है, इससे 4% बढ़ता है, उनका 4% घटता है, तो मुकाबला बराबरी का हो गया। और प्रोपोर्शन, अगर वोट परसेंटेज के मुकाबले सीट का प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है कि उसके समानुपातिक हो, वो अलग भी हो सकता है, वो एक टेक्निकल पोजीशन है। जैसे लोकसभा में 36-37% वोट पर बीजेपी 50% सीटें जीत जाती है, तो वो एक प्रोपोर्शन होता है, वोट परसेंटेज से नहीं होगा, नंबर्स हो सकता है और ज्यादा हो जाए तेजस्वी यादव के। तो बीजेपी को इन नंबर्स पर विचार करना होगा कि ये जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आरजेडी के साथ किस जाति का वोट किस नंबर में जुड़ा है, किस अमाउंट में जुड़ा है। देखिए 55 लाख के करीब वोट है, आबादी है, 55 लाख के करीब वोट है कुशवाहा का, कोयरी का। 4.20% जो जाति गणना हुई थी, तो 55 लाख तो एक बहुत ही बड़ा वोट समूह होता है, बहुत बड़ा वोट समूह होता है। आप मान चले कि उसमें से 30 लाख 32 लाख अगर वोट गिरता है, तो वो तो किसी तरफ खेल बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो उस वोट को तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में टारगेट किया था, और उनका वो जिसको वो गैम्बिट बोलते हैं, वो उनका पे कर गया, उनको उसका फायदा मिल गया। तो इस नंबर्स पर विचार करने की जरूरत है। अभी हमने कहा कि पहले नंबर्स पर बात करते हैं, फिर हम लोग जो कास्ट के लीडर्स हैं और जो आगे की संभावना है विधानसभा की, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये फिगर्स आई ओपनर है कि 24%, 23-24% बीजेपी में वोट मिलना आरजेडी को, ये अपने आप में बड़ी बात है। अकेले मतलब सिर्फ 23 सीटों पर, और 37% के करीब ओवरऑल वोट का परसेंटेज है। तो जो अपवर्ड ट्रेंड है, आरजेडी के वोट में लगातार ऊपर बढ़ने का ट्रेंड है, तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि चीजें जमीन पर बदल रही हैं, उस तरह की चीजें नहीं। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जा रहा था।
तो इसका मतलब है कि तब तो कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए था लोगों के मन में, खासतौर से जो कोर वोट है एनडीए का, जो लौकुश का वोट है, जो सवर्ण का वोट है, जो वैश्य का वोट है, इस वोट में तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए था। और ये लेकिन वोट इसको देखिए, वोट और ये वोट आरजेडी का तब बढ़ गया जब कई लोकसभा क्षेत्रों में जो यादव हैं, आरजेडी के वोटर माने जाते हैं, माई समीकरण के हैं, वे राष्ट्रवादी बन गए और उन्होंने पॉलिटिकल हिंदू बनकर, चाहे आप अररिया की बात कर लें, चाहे आप मधुबनी की बात कर लें, चाहे आप दरभंगा की बात कर लें, दरभंगा में संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन आप उजियारपुर की बात कर लें, तो यादवों ने भी कि भाई तेजस्वी यादव को तो भाई प्रधानमंत्री बनना नहीं है, नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे विकल्प हैं, तो यादवों ने भी मत कर दिया। और अब जब लड़ाई होगी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की और मुख्यमंत्री नहीं बनाने की, तो ये यादव और भी ज्यादा गोलबंद होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी आप देखिए इस पूरे चुनाव में 40 सीटों पर हमको नहीं ध्यान आ रहा है, कोई सीट नहीं ध्यान आ रही है जिस पर पिछली बार की तरह, पिछली बार कई सीटों पर महागठबंधन के लोगों को 2 लाख, 1,75,000, 2.25 लाख इस तरह का वोट आया था। इस बार हर सीट पर, लगभग हर सीट पर 4 लाख या उससे ज्यादा वोट आया। बिल्कुल। सीटों पर जीत हार का अंतर 2.5 लाख 3 लाख का होता था, वहां 1 लाख से कम अंतर से जीते हैं बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग। तो ये आंकड़ा उसी 7% वोट बढ़ने की वजह से हुआ और ये पूरे अक्रॉस द स्टेट हुआ है, हर हर सीट पर हुआ है। हम आप सब आदमी मान रहे थे कि वाल्मीकि नगर का कैंडिडेट इतना कमजोर है जितना कमजोर कैंडिडेट कहीं नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, वॉकओवर है। उस कैंडिडेट को 4 लाख से ऊपर वोट आया है। जी। तो ये जिस कैंडिडेट के बारे में कोई लड़ाई नहीं मानी जा रही थी, एक तरफा लड़ाई दिख रही थी, वहां भी वोटिंग एक तरफा, गोपालगंज में वीआईपी का गोपालगंज में एक तरफा, हम वही कहने जा रहे थे, वहां भी एक तरफा वोट नहीं हुआ। हाँ, किसी भी सीट, जो पिछली बार आप याद करिए जब मुकेश सहनी की 3 सीटें थी, उनके सारे कैंडिडेट कितने बड़े अंतर से हारे थे। इस बार भी 4-4 लाख से हारे थे और इस बार लग रहा था कि वो अपना पर्स छाप कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे इतने कम समय में, कैसे अलायंस अपनी बात पहुंचा पाएगा कि सब साथ में है। और इसके बावजूद देखिए सबको 4 लाख से ज्यादा वोट आए, लोग 4-4 लाख वोट ले आए उनके। और हम तो मोतिहारी का फिगर हमेशा देते हैं, 88,000 वोट से जीते राधा मोहन सिंह, जहां पिछली बार वो 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। और पर्स छाप लोग समझ गए, महिलाएं समझ गई, जो गांव गरीब थी, गांव की और गरीब महिलाएं सब पर्स छाप समझ गए और सबने जाकर के वोट किया। तो ये जो एक वोट ऐड करने का जो दाव था कि कुशवाहा ऐड कर ले किस तरह से, तो टिकट दे करके, और मल्लाह ऐड कर ले उसके सबसे बड़े नेता को अपने साथ जोड़ करके, तो ये दाव तो चल गया लोकसभा में। तो विधानसभा चुनाव जब आएगा, अब उस पर अगर हम लोग आए, विधानसभा चुनाव जब आएगा, तो जो आपने जिस तरह से कहा कि तेजस्वी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री, उनका वोट तो नहीं टूटेगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी उनका वोट टूटने की, कि यादव मुसलमान तो नहीं टूटेगा, 32% उनका इंटैक्ट रहेगा। फिर 4.25% के करीब कुशवाहा का वोट है, और मल्लाह, सिर्फ मल्लाह का है, जिस मल्लाह को कैटेगराइज किया गया है, वो भी 2.25% के करीब, 2.5% के करीब वो भी है, 2.5% मल्लाह है। कुल मिलाकर 9% जाते हैं। अगर सारी उपजातियां जोड़ दें, जिसमें केवट, कैवर, बिंद, निषाद, गंगोता, ये सब जोड़ दें तो 9% हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 2.5% खाली मल्लाह है, 2.5% सिर्फ मल्लाह एक कहें, जो जाति गणना में लोग बहुत होशियारी की गई है कि उसमें उसको बाइफरकेट कर दिया गया, सारी उपजातियों की गणना अलग अलग हुई है, एक मल्लाह में नहीं की गई है। जबकि इस बात की शिकायत करते रहे थे मुकेश सहनी की, यादव में भी कई उपजातियां हैं, लेकिन दूसरे लोग भी कर रहे थे कि यादव में कई उपजातियां हैं लेकिन उनकी गिनती एक साथ हुई, कोयरी कुर्मी में भी कई उपजातियां हैं, उनकी गिनती एक साथ हुई, मल्लाह की गिनती अलग हो गई। फिर भी उन्होंने अखबारों में विज्ञापन देकर के प्रचार करके बता दिया है कि मल्लाह सारे एक है, 9% है। और अगर उनको बड़ा आदमी बनाने की बात कही है तेजस्वी ने, और अगर चुनाव के पहले इस बात की घोषणा हो जाती है कि उनको हम बड़ा पद देंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने साथ, तो फिर एक बड़ा मैसेज हो गया। जो सत्ता में हिस्सेदारी चाह रही है, जो जाति मल्लाह जाति जो सत्ता में हिस्सेदारी चाह रही है और एकदम बेचैन है, उसके लिए बेकरार है कि किसी तरह से सत्ता में हम भागीदार बने, अब हम हाशिए की पार्टी नहीं रहे, हाशिए की जाति नहीं रहेंगे। बीजेपी का हर प्रयोग फेल हो रहा है। अब देखिए बीजेपी कितनी डरी हुई, राजभूषण चौधरी निषाद पहली बार चुनाव जीते और केंद्र में राज्य मंत्री बना दिए गए, क्योंकि हरी सहनी पहले काम नहीं कर पाए। यह तो मुकेश सहनी की कृपा है कि राजभूषण चौधरी निषाद मंत्री बन गए। बिल्कुल, तो उन्हीं ने उनको खड़ा किया, नेता बनाया, पिछली बार टिकट दिया, 4 लाख वोट से हार गए। और इस बार मुकेश सहनी की राजनीति की काट के तौर पर आपने आगे करके राजभूषण चौधरी निषाद को बना दिया। लेकिन इस तरह ये तो दाव कभी चलता नहीं है ना ज्ञानेश्वर जी। अभी आप शरद पवार की जगह अजीत पवार तो नहीं ले सके, सबने देखा कि नहीं ले सके, और न उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे ले सके। तो ये आप किसी एक को, एक जो ब्रांड, जो नेता स्टैब्लिश हो गया पब जनता के मन में। अब कई लोगों को ये, अभी साधु यादव और सुभाष यादव हम लोग के बिहार में ही कितने बड़े नेता थे जब लालू यादव के साथ थे, अलग हुए तो
वो थोड़ी जगह ले सके यादव राजनीति में, वो उसको नहीं, विकल्प नहीं बन सकते हैं वो। तो इसलिए वो राजभूषण चौधरी निषाद को कितना भी कुछ बना दे बीजेपी, वो विकल्प नहीं बन सकता है मुकेश सहनी के, क्योंकि मुकेश सहनी को ऐसा नहीं, उनको स्टैब्लिश करने में बीजेपी का भी हाथ है, बीजेपी ने भी आगे बढ़ाया। तो जब आपने आगे बढ़ा दिया एक बार और बढ़ा करके नेता बना दिया, तो अब आप नहीं गिरा सकते हैं। एक बार तो उनको मौका, उनके साथ जुड़ गए हैं लोग, तो वो अगर रहते हैं तो उनका वोट जो 9% का है, आप मान के चलिए कि इस 32% के साथ वो 9% जुड़ता है अगर, तो 40% 41% हो गया, बाकी तो फिर फ्लोटिंग वोट होता है। तो फ्लोटिंग वोट के लिए तेजस्वी यादव की क्या स्ट्रेटेजी होती है अगले चुनाव में, उसकी शुरुआत, उसकी तैयारी ये है। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का लोकसभा में अपने सदन में नेता बनाना, अपने 4 सांसदों का, ये उस आगे की तैयारी है। मुकेश सहनी की तैयारी तो हो गई, मुकेश सहनी उनको बड़ा पद देना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है, उनको कुछ ज्यादा सीटें देनी है। जैसे 3 लोकसभा की सीटें दी गई थी, तो उस हिसाब से 18-20 सीट बनती है, लेकिन उससे ज्यादा सीटें देनी है। तो उससे ज्यादा सीटें दे करके अगर उनको एक बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, तो वो वोट जुड़ जाएगा। अब फ्लोटिंग वोट, फ्लोटिंग का है या उसको ऐसे कहे कि जो फ्लोर वोट है, फ्लोटिंग वोट से पहले बात कर ले। 7 उम्मीदवार हुए कुशवाहा इंडिया ब्लॉक से, तो 7 को 7 छक्का 42। देखिए 42 सीटें तो बनती हैं, लेकिन यदि इन्होंने 25 से 30 भी लड़ा दिया कुशवाहा को, 20 भी लड़ा दिया, तो फिर तो कुशवाहा में जो जाने जाते हैं कि टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल कुछ आंधी तूफान ला देंगे। देखिए हमको कोई डाउट नहीं कि तेजस्वी यादव हो सकता है 30 से ज्यादा दे दे जी, जैसे एकदम आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है, आबादी के प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा टिकटें उन्होंने लोकसभा में दी और उसका फायदा भी हुआ उनको, तो विधानसभा में भी ये प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए हमने इसी अपने प्रोग्राम में हमने कहा था आपसे बात करते हुए एक बार कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर जरा अलग होगी कुशवाहा के नजरिए से, अल्लाह के नजरिए से नहीं, अल्लाह तो जुड़ सकता है क्योंकि मुकेश सहनी उधर जुड़े हुए हैं। कुशवाहा का इसलिए होगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि एनडीए से कोई ना कोई लॉकुस का आदमी ही सीएम होगा। अब वो लॉकुस के आदमी नीतीश कुमार होते हैं या सम्राट चौधरी होते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि लॉकुस का ही सीएम बनेगा। लेकिन उधर से तय है कि लॉकुस का अगर बहुत अच्छा बनेगा तो डिप्टी सीएम बनेगा, सीएम नहीं बन सकता। तो एक तरफ जब क्लियर है कि सीएम, यहां जैसे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में तो तय था ना कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है, तो कुशवाहा समुदाय ने सोचा कि हम अपने सांसदों की संख्या बढ़ाते हैं, जिसमें वो कामयाब भी रहे। पहली बार माले के टिकट से जीत गए, राजाराम कुशवाहा भी आ गए और अभय कुशवाहा भी आ गए, तो अपनी संख्या बढ़ानी थी, उन्होंने बढ़ा ली। विधानसभा चुनाव में सिर्फ संख्या बढ़ाने का मामला नहीं होगा, विधायक जाता जिताने का मामला नहीं होगा, मुख्यमंत्री बनाने का मामला होगा। और अगर ये लगभग घोषित हो या नहीं घोषित हो, लेकिन एनडीए की तरफ से लॉकुस का ही कोई व्यक्ति सीएम बनेगा, ये लगभग अभी जो स्थिति है वो दिख रहा है। तो वो फिर उस समय डिवीजन कम होगा, उस समय डिवीजन जितना अभी हुआ है उस तरह का डिवीजन नहीं होगा। उस समय आरजेडी का ये कुशवाहा वाला दाव हो सकता है कुछ हद तक चले, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट उनके जो कैंडिडेट्स हो वहां मिले, लेकिन उस समय ये दाव सक्सेसफुल उतना नहीं होगा जितना लोकसभा में होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमको सीएम बनाना है। और जब सीएम बनता है तो क्या फायदे मिलते हैं, क्या जाति को सम्मान मिलता है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कितनी बढ़ती है, उसकी राजनीतिक पूंजी कितनी बढ़ जाती है, ये देखा है लालू यादव राबड़ी देवी के राज में यादवों ने, और नीतीश कुमार के राज में कुर्मी और कुशवाहा दोनों ने देखा है। तो इसलिए उनकी ये कोशिश रहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री, और देखिए 9 महीने मुख्यमंत्री रहे थे मांझी, जीतन राम मांझी 9 महीने थे, और उनके समाज के लोगों की आप प्रतिष्ठा देखिए, एक गर्व का भाव जो आता है ना, वो बहुत सारी चीजों को ढक देता है, आपकी बहुत सारी कमियों को ढक देता है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना पैदा हो जाती है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो समाज के भीतर आत्मसम्मान की भावना आती है। तो कुशवाहा समाज का लग रहा है कि अब हमारी बारी है, यादव और कुर्मी के बाद अब कोयरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वो आरजेडी नहीं बना सकती है। संसदीय दल का नेता तो बना दिया, ठीक है, मंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी बना देंगे, लेकिन उनको पता है कि वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी रिजर्व है तेजस्वी यादव के लिए, तो इसलिए उनका उस समय उतना टूटना नहीं होगा जितना लोकसभा में। अब बीजेपी किस तरह से इसको हैंडल करती है, देखिए बीजेपी और जेडीयू दोनों किस तरह से हैंडल करते हैं। देखिए नीतीश कुमार लगातार अपनी चमक खो रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2 चीजें थी, 2 फैक्टर था। एक तो नीतीश कुमार का अपना फैक्टर था, उनके ऊपर जो अटैक हुए थे, उनके पाला बदलने को लेकर के, उससे लोगों की एक सहानुभूति थी उनके साथ, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था। ये दोनों फैक्टर काम कर रहे थे, तो अत्यंत पिछड़ा महादलित जो वोट है, फॉरवर्ड का भी वोट वो जुड़ गया। नीतीश कुमार की सेहत जिस तरह से डिटोरिएट हो रही है, अगर ये धारणा बन गई आम जनता में, बिहार के 14 करोड़ लोगों में, कि अब वो राज करने में अक्षम हो रहे हैं या उतने सक्षम नहीं है जितने पहले थे, तो फिर वो विकल्प देखेंगे।
और विकल्प अगर आपने बहुत सटल तरीके से बीजेपी जेडीयू ने नहीं पेश किया तो उसका नुकसान हो सकता है एनडीए, क्योंकि फिर उधर से तो घोषित विकल्प है तेजस्वी यादव का, और प्रशासनिक क्षमता अपनी वो प्रूव कर चुके हैं। वो दो टर्म जो 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखा दी है कि वो योग्य हैं, और वो चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई पर जितने भी सवाल उठाए जाएं, लेकिन एक अच्छे प्रशासक हैं वो, और फैसले लेना जानते हैं, डिसाइसिव लीडरशिप है उनकी, ये उन्होंने प्रूव किया है। आम लोगों के लिए काम करना जानते हैं वो। तो अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी में तुलना होगी, लोग नीतीश को दे देंगे, लेकिन ये धारणा बन जाए कि नीतीश अब उतने सक्षम नहीं है जितने पहले थे, उनकी सेहत खराब हो गई है, अब वो फैसले नहीं कर रहे हैं, उनके बिहाफ में दूसरे लोग फैसले कर रहे हैं, दूसरे लोग सरकार चला रहे हैं, अगर ये मैसेज बन जाए जनता के बीच में, तो फिर भगदड़ मचती है। फिर आपका जो इंटेक्ट बनाया रोक नहीं पाते हैं जी। हाँ, रोक नहीं पाते हैं आप। और तब एक आपके तरफ से अगर कोई विकल्प होगा, पहले से कोई विकल्प होगा, तो लोग उसके बारे में धारणा बना लेंगे। अगर विकल्प नहीं होगा तो जो विकल्प अवेलेबल है, यानी तेजस्वी यादव का, उसकी तरफ, उनकी तरफ लोग जाएंगे। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है अभी से लेकर के चुनाव के बीच तक का, जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए। उनको बड़ा फैसला करना है इसके मामले में, अपना उत्तराधिकारी एक दिखाना है। किसी को आप किस रूप में दिखाएंगे, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दिखाएंगे, कोई संसदीय बोर्ड जिसके अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, वो पद खाली है, वहां किसी को ले आकर के बताएंगे। किसी तरह से नीतीश कुमार को एक मैसेज बनाना होगा। जैसे आरसीपी थे, पहले घोषित था कि आरसीपी उनके उत्तराधिकारी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहते तो वो घोषित होते। अब कौन है? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं? नीतीश कुमार इस बात का अगर इशारा करना अभी से शुरू कर दे, तो फिर एक चीज सेटल हो जाए लोकसभा विधानसभा चुनाव आते आते। ये बड़ा अभी हमारी नजर से, हम नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन उनकी राजनीति को, खासतौर से उनके फैसले को उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, लेकिन अगर उनके नाम पर 1.5 साल के बाद चुनाव लड़ने जाते हैं तो स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी जैसी अभी हैं, क्योंकि बड़ी तेजी से बदल रहा है उनके बारे में। लेकिन महिलाओं की सहानुभूति देखिए। अब भी आपको अजीत जी एक किस्सा सुनाता हूं। कल मैं फ्लाइट में था, दिल्ली से पटना आ रहा था, मेरे साथ एक बड़े वकील थे। नीतीश पर चर्चा निकल गई, तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी आए 19 तारीख को, और जब नीतीश कुमार अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे थे, कभी अंगुली पकड़ लेना, कभी पैर हाथ ऐसे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो नीतीश कुमार अब खत्म हो गए, अब किसी काम के नहीं रहे हैं। अब देखिए पत्नी ने जो जवाब दिया, वकील साहब सुनकर चौंक गए। पत्नी ने कहा अब आप भी 22 साल वाले नहीं रह गए हैं, और जब आपकी उम्र भी नीतीश कुमार जैसी होगी, नीतीश कुमार जितनी होगी, तो उससे बुरे दौर में आप गुजरेंगे, इसलिए छिताकसी मत कीजिए। पता नहीं महिलाओं में यह भाव नीतीश कुमार के प्रति क्यों है, मैं समझ नहीं पाता। नहीं है उन्होंने, महिलाओं ने जो सबसे ज्यादा जो सफर किया, जिन लोग जो सबसे ज्यादा परेशान हुए 90s में, 1990 से 2005 के दौर में, वो महिलाएं थी ना। देखिए वो बहुत पुरानी कहावत है कि युद्ध में चली हुई हर गोली जो है माँ की छाती पर लगती है। बिल्कुल, मरता है कोई जवान मरेगा, लेकिन उससे घायल माँ होती है, कोई ना कोई महिला होती है, उसकी पत्नी होती है, उसकी बहन होती है। तो ये महिलाएं जो है, कोई भी मर रहा हो, मैसेकर में मर रहा हो, गोली मार दी जा रही हो आपराधिक गतिविधियों में, या किसी तरह से जो घटनाएं हो रही थी उससे महिलाएं आहत हो रही थी, महिलाएं उससे घायल हो रही थी। तो महिलाओं को उससे निकलना था, उस दौर से निकलना था। किसी महिला को किसी ने उठा लिया, किसी ने पकड़ लिया, कोई उसके साथ गलत हरकत हो गई, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, पुरुष भी घर से बाहर है, तो महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं कि सकुशल लौट आए। तो इस दौर से नीतीश कुमार ने निकाला था, और ये असली चीज है जो उनके दिल दिमाग को सबसे ज्यादा जो चीज छू गई है, जिससे आज तक वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ पाती हैं। उसका कारण ये है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा का भाव। फिर दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका शिकार महिलाएं होती थी। लोग शराब पीकर आते थे दोनों तरह से। देखिए पुरुष शराब, अगर शराबी है तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती घर में खाना बन रहा है कि नहीं, बच्चे खाएंगे कि नहीं, ये चिंता महिला को करनी होती है। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस रुके। शराब अभी भी लोग पी रहे हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस बंद हुआ, घरेलू हिंसा बंद हो गई। ये नीतीश कुमार की बड़ी देन थी, और उसके जो थोड़े पैसे बचे उससे लोगों को घर चलाना आसान हो गया। उसके बाद तो खैर कई योजनाएं आ गई। तो हिंसा से बचना हो, घरेलू हिंसा से बचना हो, रोजमर्रा की जो रसोई घर की समस्याएं हैं उसको दूर करना हो, महिलाओं को में आत्मसम्मान जगाने के लिए उनको स्कूल जाने, पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, ये सारी योजनाएं हो, उनकी बहालियों में उन आरक्षण देना हो, लोकल बॉडीज में उनको 50% का आरक्षण देना हो। ये तो कितने ही काम है, नीतीश कुमार खुद ही नहीं गिना पाते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितने काम किए।
और किस काम ने महिलाओं के किस वर्ग को उनके साथ जोड़ दिया, ये समझना, इसको समझने के लिए बहुत बहुत अध्ययन करना होगा कि कोई एक डिसीजन हुआ उसने एक नहीं, वर्ग को अभी जोड़ भी दिया उनके मुझे साथ। तो देखिए, मैं तो इधर कई दिनों तक दिल्ली रहा और फिर दिल्ली की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मुझे तो लगा कि देखिए, मैं बिहार में क्राइम की बात करता हूँ, यहाँ तो लफुए ही हैं, लेकिन दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं और 40-40 गोलियां चल रही हैं फूड ज्वाइंट में। बर्गर किंग में क्या हुआ हाँ? 18 जून को? हाँ, 40 गोलियों से हत्या हो रही है। हाँ, और एक्सटॉर्शन कॉल के लिए कितने गैंगस्टर बन गए हैं, चाहे नीरज बवाना की बात कर लीजिए, नवीन बाली की बात कर लीजिए, तिहाड़ जेल से चला रहा है, कोई हिमांशु भाव बैठा हुआ है, अमेरिका से चला रहा है, कोई लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है, गुजरात के कनाडा साबरमती जेल से कनाडा से चला चला रहा रहा है। है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे गैंगस्टर है ही नहीं। हमने खबर पढ़ी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां मोबाइल छिनतई में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई दिल्ली में। तो मुझे लगा कि नहीं, पटना की जो बातें, पटना में तो ये टुटपुंजी क्रिमिनल है, लफुआ टाइप के क्रिमिनल है तो है। नीतीश कुमार ने तो यही किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लगभग खत्म कर दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जी। तो बिहार में नहीं है कि इस तरह से, जिस तरह से जितने लोगों के आपने नाम बताया, गैंग चलते हैं कनाडा से। गोल्डी बरार हाँ, कनाडा में बैठा हुआ है, वो उसके दूसरा लोग का यहाँ, तो अमेरिका जाके बैठ गया है। वहां से लोग वहां से हैंडल कर रहा है, और जेल में बैठ करके गैंगस्टर गैंग चला रहे हैं, और सलमान खान की हत्या करने लोग पहुंच जाते हैं गोली बिल, चलाने। बिल, तो इतना, बिल्कुल। और टिल्लू गैंग है, तो बवाना गैंग है, तो बिश्नोई गैंग है, इतने गैंग्स हैं, तिहाड़ जेल से गैंग चलते हैं। तो ये जी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम राजधानी में है। बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी, उन्होंने खत्म कर दिया। अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि अपहरण हो गया, और हम लोग सुनते थे कि मुजफ्फरपुर से बच्चा उठाया गया, वो मोतिहारी ले आया गया, वहां से बेतिया ले जाएगा, वहां से नेपाल चला गया, और नेपाल में इतने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है, और फिर कहीं पंचायती हो रही किसी बड़े नेता के घर में। ये सब चीजें खत्म हो गई बिहार में। मैंने तो 1990 और 2005 में सुना था, मैंने देखा था और मैंने तो खबर किया है कि ऑटोमोबाइल के शोरूम पर गाड़ी फायरिंग हो रही है। अभी हमने दिल्ली में देखा, तिलक नगर में पिछले ही महीने फ्यूजन के शोरूम पर 40 गोलियां दागी गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या, ये तो मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब मैं जब दिल्ली को समझ रहा था और पढ़ रहा था, और वहां मतलब एक्सटॉर्शन कॉल तो लगातार जा रहे हैं, ऐसी शिकायतें लगा। हमने अखबारों में खबरें ऐसी पढ़ी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं तो देखिए बेवजह ये बिहार को पूछ रहा हूँ। देखिए ये राजधानी है, और सीधे भारत सरकार के हाथ में, केंद्रीय जी, गृह बिल्कुल। मंत्री अमित शाह के हाथ में दिल्ली की पुलिस है। जी। और तब ये स्थिति है। तो क्राइम, हम लोग पहले भी कितनी बार कहे कि दुनिया का क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क है, और हम्म। कंट्री का क्राइम कैपिटल मुंबई और दिल्ली है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको नीतीश कुमार ने काफी हद तक कंट्रोल किया। तो महिलाओं के लिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग लग रहा है, और भय अभी भी जो महिलाएं गांव में रह गई हैं, पुरुष तो मान लीजिए निकल गए, नौजवान बच्चे भी निकल गए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने वो दौर देखा है, उनको उस दौर की याद है। तो वो नीतीश कुमार का साथ देने के लिए अभी भी तैयार है। लेकिन एक गवर्नेंस की जो बात होती है, अगर ये छवि डिटोरिएट होती है बिल्कुल। नीतीश कुमार की, और वो धारणा बनती है जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आजकल लोग देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, उस पर की जो जी। कमेंट्री है वो कमेंट्री भी सुन रहे हैं, तो किसी ना किसी समय तो ये चीजें अपील करेंगी कि अब वो उस तरह से सक्षम नहीं है जैसे पहले थे। ठीक है, वो जी। ये नहीं कह सकते कि वो अक्षम हो गए और सरकार नहीं चला सकते या नहीं चला रहे हैं, तो लेकिन सक्षम नहीं है पहले की तरह। और ये जो एक धारणा बन रही है। और दूसरे जी। क्या है, जो व्यापक हिंदू समाज है, उसमें बुजुर्गों को लेकर के एक दूसरी धारणा होती है, उनको बिठा देने की, बुजुर्गों के बारे में खुसट होने की धारणा होती है, फिर उनको बैठा दिया जाता है घर में, फिर बच्चे बात नहीं सुनते हैं उनकी। अपने यहाँ कहते हैं तो सठिया गया है आदमी। हाँ, वही सठिया गए, तो वो बात नहीं सुनते हैं लोग। जी। तो एक समय तक चलेगी चीजें, अभी है, खैर अभी चलिए, तो हम जल्दी। लोग विषय से इतर ना हो। हाँ, बीजेपी बीजेपी वही। बीजेपी हाँ, क्या करे, जो नहीं वही कुशवाहा करे। बोर्ड। जी। बीजेपी को, वही हम जो ये कह रहे थे कि अभी समय है, आपने ठीक समय पर इंटरवेन किया उसको, जी। कि नीतीश कुमार को अगर 1.5 साल वेट करते हैं, देखिए 1.5 साल तक तो शरीर और डिटोरिएट करेगा, तो शारीरिक बिल्कुल। चीजें हैं वो आप उसको, आप किसी व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, तो स्थिति जी। डिटोरिएट करे, बहुत खराब हो, उसके पहले पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो। बिल्कुल। पॉलिटिकल डिसीजन अब नीतीश कुमार लेते हैं, अपना उत्तराधिकारी तय करते हैं, किसी को आगे करते हैं अपने साथ घुमा करके, या जैसे हमने कहा कोई पद दे करके, जी। या बीजेपी से चुन लेते हैं कि सम्राट चौधरी ही, अब इसके बाद बीजेपी की हो कोई सत्ता जाएगी, सम्राट चौधरी है। लेकिन उसमें बीजेपी को, आपने जो कहा कि बीजेपी क्या करे, अब बीजेपी के हाथ जी। में बहुत सारी चीजें नहीं है ज्ञानेश्वर जी बिहार में। कम से कम राजनीति की जो बागडोर है, तो वो आरजेडी के हाथ में है, या जेडीयू के हाथ में, तेजस्वी के जी। हाथ में, या नीतीश कुमार के हाथ में। हम्म। बीजेपी उस मतलब दोनों तरफ की रस्सी खींचने वाले दो महारथियों के बीच में है वो। बिल्कुल। अब वो उसको अपनी कोई अपना कोई सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है।
और एक बड़ा कोलिशन बना करके 2015 में बीजेपी ट्राई कर चुकी है, जिसमें रामविलास पासवान भी थे, बीजेपी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, सब लोग थे और वो फेल हो गया, वो अलायंस नहीं चल सका। तो इसलिए अभी उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, उनको किसी तरह से खुश रखना है खाली नीतीश कुमार। हम लोग कितनी बार हम कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को भी सीएम नीतीश कुमार ही बना सकते हैं और बीजेपी का भी सीएम नीतीश कुमार ही बना सकते हैं। तो बीजेपी को नीतीश कुमार को खुश रखना है कि नीतीश कुमार खुश रहे। अगर नीतीश कुमार कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा पॉलिटिकल ब्रेन अभी के तारीख में किसी का नहीं है। लालू यादव ठीक कहते थे कि उनके पेट में दांत है, तो पेट में दांत है या नहीं, लेकिन ब्रेन बहुत शार्प है पॉलिटिकली उनका। अगर वो कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए, तो बीजेपी को जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए। बीजेपी को आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर चीजें बिगड़ जाएंगी। जल्दी चुनाव हो जाता है और एनडीए ब्लॉक फिर से जीत करके सरकार में आ जाता है, तब बीजेपी के हाथ में कुछ चीजें रहेंगी कि आपकी केंद्र में सरकार है, आप कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप नीतीश कुमार को ही मैनिपुलेट करके अपना सीएम बना सकते हैं। लेकिन अगर डिले किया 1.5 साल, मौका मिल गया तेजस्वी यादव को भी अपनी पोजीशनिंग करने का, अपना प्रचार करने का, और नीतीश कुमार की सेहत और खराब हुई, तो फिर चीजें एनडीए के हाथ से निकल जाएंगी। फिर ये जो सारे दाव तेजस्वी यादव चल रहे हैं, कुशवाहा का, मल्लाह का, ये सब दाव मिल करके और एक बार उनको मौका दे देगा, वैसे ही जैसे 2012 में अखिलेश यादव को दे दिया था उत्तर प्रदेश में। कभी उनके पिता को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन तेजस्वी यादव अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत लेकर के मुख्यमंत्री बने थे। तो उस तरह की स्थिति बन सकती है अगर विकल्प के अभाव में होगा। अगर जेडीयू बीजेपी एक अच्छा विकल्प दे देते हैं, तब ठीक है, तब इनका पलड़ा हो सकता है कि भारी रहे। विकल्प नहीं होगा तो तेजस्वी बेटर विकल्प, तो तेजस्वी बेहतर विकल्प हो सकते हैं, और मल्ला और कुशवाहा उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। इसलिए बीजेपी को भी नीतीश कुमार की बात मान लेनी चाहिए कि जल्द चुनाव तो जल्द चुनाव, इसके बाद जो खेला करना हो खेला कर लीजिए। नहीं तो तेजस्वी यादव के पास मौका है, चौका छक्का मारेंगे और फिर शहजादा महाराजा भी बन जाएगा, यह भी संभव है। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।